तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मस्ती लाइफ पर। और मैं हूं गुंजन यादव। तो दोस्तों, आज हम अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी का अगला क्लास लेकर के आए हैं, जो कि इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके प्रकाश संश्लेषण तक। आगे की आज जो क्लास होगा प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक घटक होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। और वो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होती है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जहाँ तक अध्ययन किए थे, क्या प्रकाश संश्लेषण है, क्या प्रकाश संश्लेषण करते किसे, प्रकाश संश्लेषण तो सुन लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ चलो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें केवल हम ये जान ली कि चलो पेड़ पौधा अपना पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संपन्न कर लेते हैं या फिर प्राप्त कर लेते हैं। आज तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ये भी बहुतों को पता नहीं रहता, केवल बोलने के लिए बोल दिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनसे जाकर के उसके बारे में डीपली पूछा जाए तो नहीं बता पाते कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन कौन सी कार्य होती है, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसमें पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पदार्थों की क्या कार्य होती है, उनमें कह सकते हैं उसमें क्या भूमिका होती है उन पदार्थों की। ये सारी डाउट कभी बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते हैं, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल रटा दिया जाता है बच्चों को कि हाँ चलो कोई पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संपन्न कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा एक कहना कि कोई जरूरी नहीं कि केवल परीक्षा के मकसद से ही आप पढ़िए, अब ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। परीक्षा एक दिन के लिए होते हैं, आपके एक साल पढ़ते तो उस सब्जेक्ट का एक दिन आपका परीक्षा समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि आप वही एक दिन के लिए पढ़ते हैं, आपको आगे की भी तो कुछ देखना है, आगे भी तो ज्ञान होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि अभी आप अगर 10th की एग्जाम देने वाले हैं तो 10th के लिए केवल बोर्ड एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, सो आगे भी तो जरूरी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं अलग से कोई सवाल रहता है, सब 10th और 12th से रिलेटेड ही रहता है। कहीं कभी उठा करके आप देख लीजिएगा, कोई अलग से कहाँ से लेते हुए क्वेश्चन हो, कहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, हमेशा पैदा करता है क्वेश्चन को नहीं। हमेशा आपको कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन देखने को, तो हमेशा देखिएगा 10th 12th से रिलेटेड ही रहते हैं। तो इसलिए हम एक ही चीज कहें कि आप लोग कभी भी ये सोच के मत पढ़िए कि केवल हमें बोर्ड एग्जाम निकालना है, केवल हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप इतने तन मन से पढ़िए कि आपको जब तक कभी भी लगे कि हाँ जो चीज हम क्लास कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उसकी अगर कभी भी जरूरत हो कोई पूछ दे वहां तक, तो आसानी से हम अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में उन्हें उस सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अभी पढ़े के है, 27 में हमारा एग्जाम देने के है तो एक साल जो मेहनत करते हैं। अब बायोलॉजी है, साइंस में देखो 3 सब्जेक्ट पढ़वाओ जाकर के एक दिन परीक्षा दे हो, तो ऐसा थोड़ी कि तीनों सब्जेक्ट एक साल पढ़ते हैं तब जाकर के एक दिन के लिए केवल ज्ञान का प्राप्त करते हैं, तो नहीं। आप हमेशा के लिए ज्ञान प्राप्त कीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा नहीं। परीक्षा तो एक दिन की कहानी है, आगे भी आपकी जिंदगी परीक्षा हमेशा लेते रहती है, तो आप उन परीक्षाओं की भी तैयारी साथ ही साथ करते चलिए। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पिछले क्लास में वीडियो देखे थे या फिर पिछले वीडियो के माध्यम से जो आप क्लास किए थे, पढ़े थे, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए, हमने प्रकाश संश्लेषण तक बताए थे। और उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ भी कोई परेशानी हो आप डायरेक्ट एकदम जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के उस डाउट को क्लियर करने के लिए, हाँ सर ये पॉइंट में मुझे दिक्कत था, ये लाइन नहीं समझ पाए थे हम, इसे थोड़ा फिर से बता दीजिए, या फिर इस पर फिर से एक वीडियो बना दीजिए, या फिर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। ऐसा आप जरूर, ताकि हम भी तो जान सके कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हम सही ढंग से बता पा रहे हैं कि नहीं, आपको सही ढंग से हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम रटते चल गए, बोर्ड पर बोलते चल गए, आप लोग वीडियो देख लिए समझ में नहीं किए, तो फिर आखिर क्या फायदा हमें इतना मेहनत करने की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा क्लास, खराब लगा, ये चीज समझी, ये चीज नहीं समझी, इसमें थोड़ा और क्लियर कर देते, ये लाइन को थोड़ा और तोड़ के बता देते, या फिर हम यहाँ तक की छूट देते हैं कि आप अगर शब्दों में भी आपको कोई परेशानी होती, कोई शब्द के अर्थ क्या होता है, तो वो भी आप जरूर पूछिए। हम पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बताने वाले हैं, हमेशा बताते हैं, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो,
हम हर जगह बच्चों को ये आज़ादी देते हैं कि आपको जहाँ से भी कोई डाउट हो डायरेक्ट निर्भीक हो करके आप पूछिए कि हाँ सर ये वाला बताइए, हम ये नहीं समझ पाए हैं। आप अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर नहीं समझिएगा डरिएगा तो कैसे काम चलेगा, कभी डरना नहीं है। तो चलिए हम आगे बिना समय बर्बाद किए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज की क्लास देखते हैं। साथियों जहाँ तक हम आपको पहले भी बता चुके कि हम जब भी अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इस शिक्षा की भंडार माता सरस्वती को जरूर याद करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं, जो भी आगे बढ़े हैं, जो भी आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान हम लोग की दया दृष्टि के लिए माता सरस्वती को ही माना जाता है। इसलिए हम हमेशा प्रयास करेंगे और अभी तक प्रयास करते हुए आए हैं कि जब भी हम क्लास शुरुआत करें तो सबसे पहले माता सरस्वती को एक बार जरूर प्रणाम कर ले, ताकि आप लोग पे भी दया दृष्टि बनाए रखे और आने वाले समय में आपका रिजल्ट सबसे बेहतर हो। कि माता सरस्वती आप लोग की दुआ बनाए रखें। एक बार आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठे थे जरूर याद कर लीजिएगा शिक्षा की देवी माता सरस्वती को। तो चलिए आगे हम आप लोग देखते हैं। अब पिछले क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग को बताए थे क्या कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, और इसके बारे में अच्छी तरह से हम बता चुके हैं आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है, किसे कहते हैं, ये सब अच्छी तरह से बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा भी तो आप तीसरा लेक्चर जाकर के बायोलॉजी का देख लीजिएगा और उसमें कहीं दिक्कत हो तो फिर बताइएगा जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हम आप लोगों को लेके चलते हैं आखिर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण तो दिखा देते कि हाँ चलिए प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें CO2 जल ये सब भाग लेते हैं। आखिर उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसका क्या काम है, उस पदार्थ का क्या भूमिका है, उसमें क्या करती है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, पौधे अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं, पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि केवल सूरज के प्रकाश से ही पौधा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो आप लोग बच्चे से पढ़ते हैं, डायरेक्टर को पूछ दिया कि प्रकाश से पेड़ पौधा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूरज के प्रकाश से करता है। कोई जरूरी नहीं बबुआ कि केवल सूरज के प्रकाश से ही पौधा अपना भोजन बना लेता है, ये कोई जरूरी नहीं। आप लोग इसे पिछले क्लास में ही बताए थे कि सूरज के प्रकाश से पौधा अपना भोजन कुल भाग का मात्र 10% ही प्राप्त करता है, बाकी जो 90% होता है वो मिट्टी के द्वारा ही करता है। तो ये देखिए आखिर कि चलिए सूरज की प्रकाश बदनाम तो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन क्या केवल सूरज के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? केवल सूरज के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं? ऐसा कभी नहीं है। सूरज के प्रकाश थोड़ा दे दे तो और पौधों में क्लोरोफिल रहने न करता है तो पौधा भोजन बना लेगा अपना? कभी नहीं बना सकता है। तो आखिर आज हम देखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या फिर घटक कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक माने जाते हैं, यानी कि वो पदार्थ के न होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो जिसके वजह से संपन्न होती है वो पदार्थों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। ये चारों में से कोई न रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होने वाली नहीं है। जो कि पहला आपका है पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसे पीछे की क्लास में ही बताए थे हम आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के पौधा अपना भोजन सूरज के प्रकाश से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तीसरा है आपका जल, पिछले क्लास में भी बताए थे। इसमें देखिए यहाँ तक बताया था कि सूरज के प्रकाश से जल H2O कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं भोजन। तो तीसरा है आपका जल, और आगे है चौथा आपका सूरज का प्रकाश। आगे है सूरज का प्रकाश। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आपको कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा फिर से पर्णहरित या क्लोरोफिल, अगर ये नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकता। चाहे सूरज के प्रकाश आपको कितना हो काहे नहीं देते, क्यों सूरज के प्रकाश से हो जाएगा, बदनाम है कि चलो कोई से पूछबो हो बच्चा से पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनवे छे, तो कह देतो कि सूरज के प्रकाश से भोजन बना देता है। देख लो ऐसा सूरज के प्रकाश चौथा नंबर पर आ रहा है। सबसे पहला अगर जरूरी है
तो वो पर्णहरित या क्लोरोफिल जेकरा कहत छो। ई देखबहु ना ये पत्तियों में होते हैं, ये जो है सो पत्तियों, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं ज्यादातर। इसके द्वारा है जो पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। अगला अब देखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 3 नंबर में जल, चौथा में सूर्य का प्रकाश। तो आपसे अगर पूछ दे कोई कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से है या फिर कौन कौन से आवश्यक पदार्थ माने जाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, तो आप आसानी से बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहला आपका क्लोरोफिल है या फिर क्लोरोप्लास्ट का पर्णहरित का क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ये चीज। तो कौन सा ओकरे पर्णहरित कहते हैं। और दूसरा का आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, दूसरा का क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा का आपका जल है और चौथा सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, आराम से बता दो चारों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अब कि आखिर जो पर्णहरित है इसका क्या काम है, ये क्या करता है, क्लोरोफिल जो है सो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना क्या भूमिका निभाता है। देखा कहता हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है, पर यह आवश्यक नहीं है क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। कहता कि हम अभी तक ये चीज जानते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है, लेकिन बबुआ इससे पीछे भी बताइए कोई जरूरी ना है। कुछ समुद्री घास होते हैं, कुछ जलीय पौधे होते हैं, वो हरा कलर के ना होते हैं, फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और ये चीज गलत है कि केवल हरे पौधे में ही होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो पौधा हरा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें होगी जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें होगी जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। इसलिए कहता है कि हम तो पहले से जानते आए हैं ये चीज कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कभी कभी लाल या भूरे रंग के पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अच्छा बताओ हरियर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो कोई पेड़ के जाओ हरियर का कलर से रंग दो, लिया 1 किलो पेड़ जाकर के चुनना अपना हरियर कलर से रंग दो, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है। उसमें क्लोरोफिल का रहना जरूरी माना जाता है। क्लोरोफिल ना रहेगा तो हरियर का बदला तो कितना डबल हरियर कर देबो तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, या फिर वो पौधा कह सकते कि खुद से अपना भोजन न बना पाते। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या, जो पौधा स्वयं अपना भोजन बना पाते हैं उसे ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो कहता कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि कभी कभी लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। समुद्री घास उसमें देखिए कोई जरूरी कि हरियर रहे से वो भूरा रंग के रहता है, लाल पर चल जाता है, फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आखिर अब आपको इसमें विशेषताएं पूछेगा कि चलिए इसका विशेषताएं देखेंगे। जो क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण इसका क्या विशेषता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की विशेषता में अगर पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति महत्व रखता है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ध्यान से सुनिएगा तो ऐसा ही बच्चा जैसे हमेशा जवाब देते रहो। अब बार बार कहते कि आप लोग सियान हो गए, क्लास 10th में चले गए हैं, थोड़ा उसे अच्छी तरह से जानने की प्रयास कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का हरा रंग होना उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर पर्णहरित क्लोरोफिल जो कहछो वो महत्व उपस्थिति उसका महत्व रखता है। ठीक आगे देखिए कहता है कि अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है।
कह सकूं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है सो जो प्रक्रिया है वह केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। हरा रंग होना या ना होना उससे कोई दिक्कत ना, लेकिन क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि उसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति महत्व होती है। कहता है कि चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ही वह अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगा। अतः इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए परीक्षा में कि बताइए प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी का इकाई कहा जाता है। दूसरा का क्वेश्चन आपको अगर बना देगा कि बताइए क्लोरोफिल अणुओं को ही प्रकाश संश्लेषी इकाई क्यों कहा जाता है, तो बताइएगा कि क्लोरोफिल ही एक ऐसा अणु है जिसकी सहायता से या फिर जिसकी उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अगर क्लोरोफिल अनुपस्थित रहेगी पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए क्लोरोफिल अणुओं को ही प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। दूगो क्वेश्चन तो थोड़ा यही बन गेलो हन, आई दोनों याद रखे, पूछ दे तो आराम से कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं। तो याद रखना होगा किसको, क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को ही प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। अब आखिर फिर दूसरा का सवाल आपसे कर देगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल अणुओं को ही क्यों कहा जाता है, तो आसानी से बता दीजिएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल का होना एकदम अति आवश्यक है। आवश्यक भी नहीं, अति आवश्यक। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। यहाँ तक बबुआ कोई दिक्कत न होगी चाहिए, दिक्कत होती तो बताइए, इससे ज्यादा तोड़ के तो कोई ना बदतो और तो कोई रट्टा मार के चला जाएगा। लेकिन इतना आसान भाषा में इतना तोड़ तोड़ के आप लोगों को बता रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत उसके बाद भी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ना बताइए तो कैसे हमारा पता चलते कि तुम पढ़ छो कि ना पढ़ छो से कि इतना हम तो मेहनत कर सब बेकार चल गए। आखिर हमारी इस मेहनत की जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आप भी पढ़ते हैं, अगर आप भी 2027 में बेहतर रिजल्ट लाने की प्रयास करते हैं, अपने माँ बाप की नाम रोशन करना चाहते हैं, तो हमारी इस मेहनत का फल आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर हमें भी पता चल सके कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं सो, या फिर हमारी मेहनत जो है सो ऐसा ही जा रहा है पानी में। आप लोगों के लिए इतना दिन रात उठ के मेहनत करते रहते हैं, ये बिल्कुल फ्री में ही, कोई आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना है, फिर भी केवल आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो एक कमेंट करने में क्या दिक्कत है, एक सब्सक्राइब बढ़वा दो तो की दिक्कत हो सकले, तोरे वाला न कर छिए इतना केकरा ला कर रहलिए हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब भी तो कर सकलो हो, दोस्तों से भी तो करवा सकलो हो, शेयर भी तो कर सकलो हो, तो साथी लोग हो तो ओकरा पढ़ाइए के न चीज है, मजाक है। तो दया दृष्टि करके जरूर जहां तक संभव हो सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे तक आप लोग लेकर के जाइए। कभी भविष्य में आने वाले समय में आप भी बता सके किसी को कि पूछा तो इतना अच्छा कहां से पढ़ लगे, तो गर्व से आप बता सकते कि हम देखिए ना यही चैनल से पढ़ लीजिएगा। इतना जरूर इस लाइक आप इस चैनल को बनाने का प्रयास कीजिए। ये एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जहां तक संभव हो अपने साथी दोस्त हो कोई हो उससे थोड़ा सा एक बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक सब्सक्राइब करके अगर बढ़ाइएगा तो बहुत जल्द हम लोग भी अच्छे प्रोग्रेस कर जाएंगे और आप लोगों को भी खुशी मिलेगा और मुझे इस पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। चलिए आखिर इतना बच्चा तो है जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बाकी कोई लोग मुझे ऐसे ही नहीं था और नहीं है। एक रिक्वेस्ट है फिर से करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहयोग कीजिए। और हमारे ये चैनल आप ही का है, मेरा नहीं है,
हमारा कुछ भी नहीं है, सब आप लोग का है, सब आप लोग के लिए करते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। अब है दूसरा का आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो देख लो कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकता है। वैसे ही आपको अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बताना है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। तो देखिए कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि यह भोजन बनाने के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ है। क्योंकि यह जो है सो भोजन बनाने के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जेकरा शॉर्ट में CO2 कहछु। कथी कहछु? CO2। तो ये पौधों को भोजन बनाने के लिए कच्चे पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है। तथा पौधे अपनी पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं या फिर इंग्लिश में स्टोमेटा कह सकलो हो, ठीक। पत्तियों में कभी आप लोग कोई पत्ती को तोड़ के देखिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा नाखून से खरोंचिएगा तो उसके अंदर जाली नुमा बना रहता है, जैसे मच्छरदानी हो रही है। कोई पत्ता की तोड़ कर देखिए हो तो उसमें क्या होता है, जाली नुमा बना रहता है, मच्छरदानी टाइप का। उसे हम लोग रंध्र कहते हैं या फिर स्टोमाटा कहते हैं। तो कहता है कि पौधे अपने पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से CO2 को वायु से लेते हैं। CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे वायु से ग्रहण करता है पत्तियों के द्वारा। कह सकलवन या फिर पूछ देते हैं कि पौधा CO2 को कैसे ग्रहण करता है, अपने पौधा के किस भाग से ग्रहण होता है। तो कह सकते पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। उसके द्वारा ही पौधा जो है क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। आपसे वो पूछ देगा कि पौधे के किस भाग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है, पौधों के किस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है। तो याद रखिए हो, पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसके द्वारा। किसके द्वारा? ऐसे पत्ती कह सकलो हो या फिर पत्तियों में रंध्रों के द्वारा। आगे कहता है यदि CO2 उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 ही तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधों के लिए भोजन है उसका कच्चा पदार्थ माना जाता है। तो अगर CO2 उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका काम क्या है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य यह है, कह सकते पहला कार्बन का स्रोत देना। पहला जो है सो कार्बन का स्रोत देना। दूसरा ग्लूकोज निर्माण में भाग लेना। दूसरा का क्या है, ग्लूकोज निर्माण में भाग लेना। देखे थे जो हानिकारक और प्रतिफल के बारे में जब बता रहे थे आपको, उसमें देखे थे कि ग्लूकोज बनाने के लिए भाग लिया था ना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, देख लो ना। तो वही चीज। दूसरा का है कि ग्लूकोज निर्माण में भाग लेना। तीसरा का है ऊर्जा संग्रहण में मदद करना। अगर ग्लूकोज बनवे न करते तो ऊर्जा मिलता ही कहां से। आप लोग भी अगर मानव है, हम लोग भी अगर मानव है तो पता होगा कि हम जो भी चीज खाना पीना खाते हैं सब जाकर के ग्लूकोज में ही परिवर्तित होता है। और उसके बाद ग्लूकोज जब हमारे जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे अभिक्रिया करता है, तब जाकर के हमें ऊर्जा देती है। और जल में दोनों को, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के बाद जल और ऊर्जा में वो तोड़ देता है, बांट देता है, तब जाकर के हमें ताकत मिलता है कुछ करने के लिए। न तो बाकी तो कितना हो खा लो, अगर सांस न ले हो, ऑक्सीजन न ले हो तो ताकत पूरा शरीर में न दे तो जिंदा रह ही न सकलो हो। वही चीज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो चलिए देखिए, पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य तो आसानी से बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य है, जो कि पहला कार्बन का स्रोत देना।
पौधों को कार्बन का स्रोत कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा का कोशिका लवण ग्लूकोज निर्माण में भाग लेना। दूसरा का ग्लूकोज निर्माण में भाग लेना। तीसरा का ऊर्जा संग्रहण में मदद करना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, जिसे बता रहे हैं कि चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम था, ये सब आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा। या फिर कहीं दिक्कत हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के तब इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद कीजिएगा, तो ऐसा ही रट्टा मारे वाला रहता और समझ में न करो क्या कि वो होता क्या है। सो चलिए आगे अब हम देखते हैं। अगला है जल। अगला क्या है? जल। तो कहते हैं पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग कहां से प्राप्त करता है? जल से प्राप्त करते हैं। पौधे जो है सो अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। इससे पहले भी आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश से पौधा अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, लेकिन उसका होना आवश्यक माना जाता है। एक चीज और आगे जाइएगा तो देखिएगा कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रकाश संश्लेषण भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होते हैं। बताएंगे आगे आपको। अभी देखिए तब तक कहता है कि पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग कहां से प्राप्त करता है? जल से। अगर पूछता है कि पौधा अपना भोजन का अधिकतर भाग किससे प्राप्त करता है, तो जल से करता है। केकरा से? जल से। याद रखिए, कहता है तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। तथा कह सकता हूं कि पौधों में जल के कारण ही वृद्धि होती है। आप लोग भी खेत में देखते होंगे, पापा दादा जो भी है, अगर चाचा वो सब अगर खेती करते होंगे तो देखियो हो, जब तक तुम्हें पानी न पटतो तो बढ़वे न करतो। कहछु ना, या फिर घर में देखियो कहतो कि देखो फलनामा के खेत इतना उजिया गेले हैं, ओकर जनेरा इतना तत्ता हो गेले, ओकर गहूं इतना तक हो गेले, तो पानी न दो तो तोहरा भी धरतीये धैले है। यानी कि कह सकूं कि पौधों में वृद्धि जो है सो जल के कारण होती है। किसके कारण होती है? जल के कारण। पौधों में वृद्धि किसके कारण? जल के कारण। देखिए तो पौधा कोई लगा दे हो और में पानी पटेबे न करबो, सूरज के प्रकाश पूरा दे दो, ठूस ठूस कर देता हो, एकदम जितना चाहिए उससे ज्यादा दे दो, वो वृद्धि कर जाता है? न करते, सूखी जाते उतर। तो इसलिए पौधों में वृद्धि का पूछेगा तो किसके सहायता से? जल की सहायता से होता है। पौधों में वृद्धि किसके सहायता से? जल की सहायता से होता है। याद रखिएगा, अन्यथा अपन खेतवा में बगल में देख लिया हो कि कितना कुछ करे, सूरज के प्रकाश तो उसको डेली मिलते रहता है, लेकिन अगर जल नहीं मिलेगा तो वो पौधा सूख जाता है, वृद्धि नहीं कर पाता है। तोरे खेत के बगल में कोई अगर पानी देले है तो ओकर अच्छा खासा मतलब होता है, जनेरा हो गेले, गेहूं हो गेले, जई हो गेले, कुछ भी है सो, अगर तो पानी ना पड़ल तो धरतीये धैले रहतो तनी एगो। यानी कि पौधों में वृद्धि किसके कारण? जल के कारण। या फिर पौधों में वृद्धि किसके सहायता से होती है? जल की सहायता से। याद रखिएगा ये भी, पौधों में वृद्धि किसके सहायता से? जल के सहायता से। तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। जल जो है सो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है। अगर यह न रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। कहता नियमित रूप से अगर पौधों को जल न मिले तो वे मर जाते हैं। कभी कभी देख लो तो कोई फूले के पेड़ लगत हो, बच्चा हो तो बड़ा प्यार से लगत हो कि न चुराहो कर लिया हो, और फूल के अगर लगा दे हो गमला में, कोहा में, कुछ भी अब देहाती में रहते हैं तो जिकरा कहते घैला विला ओह में लगा देते हैं, डब्बे काट करके लोटे में लोग लगा देते हैं ना, तो पौधा तो बड़ा अच्छा से फूल के लगल हो, खूब प्यार से लगल हो, ओकर रख देलो। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नानी कन चल गए, कहीं चल गए, छोड़ दो, पानी 10 दिन ला न देलो लगा कर, की हो जाता है? वो सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। तो कह सकलो कि नियमित रूप से अगर पौधों को जल न मिले तो क्या होते हैं? मर जाते हैं। सूख गया इसका मतलब मर गया हो। नियमित रूप से अगर पौधों में जल न मिले तो क्या होते हो? मर जाते हैं। याद रखिए हो, कहा गया नियमित रूप से अगर नहीं मिले तो वो मर जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, कहता है लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। कभी कभी एक चीज और हो, कोई जरूरी नहीं कि केवल पानी की वजह से ही वो पौधे सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं। कभी कभी अन्य कारणों से भी वो चीज होते हैं कि पौधे सूख जाते हैं। आप लगातार पानी देते ही रहेगा फिर भी पौधा कभी कभी देखिएगा कि सूख जाता है। लेकिन ज्यादातर याद रखें कि पानी की कमी के कारण ही पौधे मर जाते हैं।
कभी काल देखिए हो कि अगर पानी भी देने का एक तरीका होता है। आप अगर पानी देते हैं, कोई छोटा सा पौधा है तो उसमें एक यह है कि आप दिन के समय पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे या फिर अगर दिन में पानी दिए हैं तो उसे जरूरत से ज्यादा जमाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पानी जो है सूरज के प्रकाश से के कारण गर्म हो जाता है, और पानी जब गर्म होता है तो आपको याद होगा कि गर्म पानी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। या फिर अगर आपको कोई पड़ोसी से दुश्मनी भी रहता है, क्या करते हैं कि चलो लगभग छबरा में गर्म पानी उछिल देवे, याद है ना ये सब चीज। तो इसलिए कहता है कि दिन में अगर आप पानी भी पटाते हैं तो उसमें जमाव ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पानी है ज्यादा पानी होने के कारण सूरज के प्रकाश से वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म जल जो है पौधों को हानि पहुंचाता है, गर्म जल पौधे को हानि पहुंचाता है, जिससे कि पौधे उसके कारण भी सूखने की कगार पे आ जाते हैं। अगर दिन में पानी पटाते तो उसके लिए एक सीमित रहना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं, यानी कि पानी ज्यादा जो जमाव नहीं होना चाहिए पानी का। आगे करता है, इसलिए किसान अपने खेतों में लगे फसलों की नियमित सिंचाई करते हैं। सिंचाई करना मतलब वही होता है, सिंचाई करना मतलब वही क्या, पानी पटाने को ही सिंचाई कहते हैं। पानी पटाने को ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। कहता है इसलिए किसान जो अपने खेतों में नियमित सिंचाई करते हैं। सिंचाई के मतलब अगर कुछ तो बहुत लोग यही ना कहछो कि पढ़ लेबो, जान लेबो, समझ मतलब सुन लेबो कि इस चीज के कारण ये होता है, लेकिन ओकर मतलब पता न रहतो क्या ये होता क्या है। सिंचाई जाने तो, लेकिन आखिर सिंचाई कहते कि कौन चीज होय छै तो ओकरा सिंचाई कहै छै। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो सिंचाई किसे, पानी पटाने को हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। कहता है यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल आवश्यक हो, उपलब्ध हो। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवणों जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिक का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, पौधा जो है सो अपना जल के साथ ही। अब बताओ कि तो दादा दादी पापा चाचा चाची कोई अगर खेती करते हैं तो जो खेत में जो खाद दै छी कहाँ दै छी, मिट्टी में ना। याद रखियो हो कि जब मिट्टी में खाद दै छी या तो उससे पहले पानी तो उसके बाद पानी पटाते हैं। या हो सकता है तो छींटने के एक आध दिन पहले पानी पटा देते हैं, नहीं तो जब आज छींट दिए तो एक आध दिन बाद पानी पटाते हैं, क्योंकि पौधे जो है सो अपना भोजन का लगभग 90% भाग मिट्टी द्वारा ही ग्रहण करते हैं। जैसे में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। अब देखा तो कि यूरिया छिटाई छै, यूरिया में कथी होय छै, यूरिया में क्या रहता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर, न होगा तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग इतना जरूर बताइए कि आखिर जो आप खेत में यूरिया देते हैं तो यूरिया में कौन चीज होता है, यूरिया में क्या रहता है और कितना प्रतिशत रहता है, ये भी देखिएगा। आप लोग खरीदने का जाते होंगे, भैया खरीदने जाते होंगे, आप खरीदने का जाते होंगे तो देखते होंगे आखिर यूरिया खरीदने जाते हैं, तो बता देते हैं, कहेगा कि नहीं बताए। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, वो भी 46%। कितना प्रतिशत, 46%। याद रखिएगा, खेतों में जो यूरिया देते हैं आप उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, जो कि आपको अभी भी बता रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि देखिए कहां से, उसमें मिट्टी में जो घुले होते जलों में खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि का यौगिकों का अवशोषण मिट्टी द्वारा होता है। यूरिया में कथी, नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। तो कहां से प्राप्त करता है, यूरिया को कहां छींटते हैं, खेत में मिट्टी में छींटते हैं और उससे पौधा अवशोषित करते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया तो वो भी देखते हैं दुकान में खरीदे जाते हैं, फास्फोरस एकदम पाउडर की तरह वो भी रहता है, ठीक ना। ये मिट्टी को फलकदार बनाने में काम करता है, मिट्टी को हल्का बनाने में। ज्यादातर जो फास्फोरस है वो फलदार पौधे के लिए लाभदायक माना जाता है। फास्फोरस जो है सो फलदार, जैसे आलू हो गया, गजरा हो गया, मूली हो गया, ये सब जो फलदार पौधा है ना उसमें ज्यादातर लाभदायक माना जाता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का मुख्य काम अगर पूछेगा तो मिट्टी को हल्का बनाना है। फास्फोरस का मुख्य काम अगर पूछेगा तो मिट्टी को हल्का बनाना है, वही नाइट्रोजन का अगर पूछेगा तो नमी दूर करना है, ठीक है। याद रखिएगा कि हम एग्रीकल्चर वाले हैं, अब तो एग्रीकल्चर से बीटेक कर चुके हैं और अभी एग्रीकल्चर से एमएससी भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा
अगर कभी ऐसा लगे तो खेती के बारे में तो और बेहतर तरीके से आपको हम बता ही सकते हैं, कभी एक्स्ट्रा क्लास से का कराएंगे इससे भी रिलेटेड, क्योंकि भारत या बिहार एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, कृषि प्रधान राज्य भी माना जाता है बिहार, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कृषि पे ही आधारित हैं। तो इस पे भी हम कभी वीडियो जरूर बनाएंगे, आप लोगों को जानकारी जरूर देंगे, या फिर कहीं कोई दिक्कत हो पेड़ पौधे से रिलेटेड तो एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए आगे कहता है, और अगला है आपका सूरज का प्रकाश। अगला क्या है? सूरज का प्रकाश। यहाँ तक आप देख लिए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर क्लोरोफिल हो या फिर जल हो, इन तीनों का काम भी देख लिए, और तीनों का क्या काम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वो भी आप देख लिए हैं। फिर से बताते हैं, हर एक टॉपिक मतलब जब खत्म करते हैं तो आप लोग को ये खुद बोलते, इतना तो कोई बोलता नहीं होगा, चाहे मेरा ऑफलाइन क्लास में कभी देखिएगा, जब भी हम एक चीज खत्म करते हैं बच्चों से 3 बार 4 बार पूछते हैं कि बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है, तो नहीं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई कि हम बकबक करते चल गए, अब बच्चा समझ में न किया तो हमारा बकबकाने से कौन फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो फिर आगे कहते हैं कि यहाँ जल तक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है आपका सूरज का प्रकाश, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे बदनाम माना जाता है। सूरज का प्रकाश सबसे बदनाम माना जाता है कि सूरज के प्रकाश हमेशा जब भी शुरू होता है कथी पौधा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो सूरज के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से करके। हाँ, अब देखो कि सूरज के प्रकाश के काम होने तो कहता है सूरज का प्रयोग क्या है? सूर्य प्रकाश प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। कहता प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे जो है सो सूरज के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। बिना सूरज के प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करने में असक्षम रहते हैं। कहता है अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते। कहता है कि अंधेरे में जैसे यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी ही जो है इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कौन करता है? सूर्य का प्रकाश ही करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देख लिए कि आखिर सूर्य के प्रकाश का काम कितना है, देख लिए हैं। अगला है आपका, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो गलती हुआ होगा तो उसे भी माफ कीजिएगा, और एक बार फिर से कहते हैं भाई बात, तो सब्सक्राइब करवा दिए और कर ली है। बाकी के लिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।